स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी जम भी कर रहे होंगे। सी इससे पहले वाले सेशन में मैंने आप लोगों से बात की थी लॉ ऑफ फ्रॉड के इंट्रोडक्शन के बारे में। इस सेशन में मैं आपको थोड़ा सा और गाइड करूंगा अबाउट द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड विकेरियस लायबिलिटी। इस सेशन में हम लोग ध्यान से डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम लोग स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में। देखिए इसे ऐसे समझिएगा, एग्जांपल से बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं अगर आपसे कहूं कि एक इंसान जो बेचारा गलती नहीं किया है फिर भी उसकी लायबिलिटी बन गई, क्या सर? हाँ, मतलब नो फॉल्ट लायबिलिटी। क्या होने वाला है, दरअसल क्या होता है, देयर आर सर्टेन सिचुएशंस वेयर द डिफेंडेंट हैज नॉट कमिटेड एनी फॉल्ट। उसने कोई गलती नहीं किया फिर भी उसकी लायबिलिटी बन जाएगी, इसलिए यहां पर इसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कह रहे हैं। एक बहुत ही फेमस केस रहा है जो कि 18th सेंचुरी का था, रेलेंट वर्सेस फ्लेचर। बहुत फेमस केस रहा है और अगर सही मायने में कहा जाए तो एक्चुअल जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो कंसेप्ट है ये इसी केस से ऑरिजिनेट हुआ है। सो वी कैन से दैट एग्जाम में आप लोगों से इसके बारे में केस लॉ पूछ भी सकता है। ठीक है, आइए इसे समझते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मीनिंग यहाँ पे किस सेंस से है। देखिए समझिए क्या हुआ, एक केस, पहले इस केस को समझते हैं फिर आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा। केस क्या था कि रेलेंट वर्सेस फ्लेचर 18th सेंचुरी का केस था। ध्यान से सुनिएगा, जो रेलेंट है ये एक डिफेंडेंट थे और इनकी एक मिल है, इनकी मिल वो करती थी, और जो फ्लेचर है, फ्लेचर यहां प्लांटिफ है जिनकी कोल माइन थी। हुआ ये कि डिफेंडेंट ने ये प्लान किया कि अगर मिल की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है तो उन्हें एक रिजर्वा बनाना पड़ेगा। सर रिजर्वा क्या होता है? रिजर्वा मतलब सिंपल सा है वाटर पॉन्ड। ठीक है, तो मिल्स की एफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने एक वाटर पॉन्ड बनवाने की कोशिश किया अपने जो की उनकी प्रेमाइसेस थी, उसी के पास वाली प्रेमाइसेस जो कि जिसमें कोल माइन थी प्लांटिफ की। ठीक है, तो हुआ ये कि डिफेंडेंट ने ये कॉन्ट्रैक्ट एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को, इंजीनियर को दिया कि भाई तुम एक पॉन्ड बनाओ ताकि वो मेरे मिल की वर्किंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगा। कॉन्ट्रैक्टर ने जैसा कि मैंने बताया रिजर्व बनाया, बट कॉन्ट्रैक्टर ने ये ध्यान नहीं दिया कि जो कोल माइन है वहां वो कनेक्ट है, यानी कि इंडायरेक्टली कनेक्टेड है विद द मिल। अब यहां जो हुआ केस ये हुआ कि जो डिफेंडेंट था उसको भी इस बात का नॉलेज नहीं था। अब आप देख रहे हैं हुआ ये कि जो वाटर था रिजर्वा के अंदर वो फ्लो होके वो बस्ट होके चला गया, वो फ्लो होके कहां चला गया? कोल माइन में। कोल माइन में जाने की वजह से जो कि यहाँ पे प्लांटिफ केस पे मारे उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये अराइज होती है कि सर डिफेंडेंट की गलती क्या है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया, इंजीनियर ने काम किया, वो लोग लायबल होने चाहिए। और सही मायने में कहूं तो डिफेंडेंट ने भी अपनी बात पे यही कहा कोर्ट में कि सर मेरी क्या लायबिलिटी, मुझे क्या नॉलेज है, मुझे तो पता भी नहीं था। लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यहीं से ऑरिजिनेट हुआ और यहां पर यही कंसेप्ट आया, द केसेस और सिचुएशंस इन विच डिफेंडेंट इज हेल्ड लायबल विदाउट फॉल्ट। जी हां, डिफेंडेंट इज हेल्ड लायबल विदाउट फॉल्ट। बिना गलती के भी गुनाह किया नहीं लेकिन गुनहगार हुए। फॉल्ट का मतलब क्या? गुनाह। तो गुनाह तो नहीं किया लेकिन गुनहगार हो गए, मतलब लायबिलिटी अब आपकी है। सो कुछ तीन कैटेगरीज सिचुएशंस है जहां पर डिफेंडेंट लायबल हो जाता है। एक सिचुएशन ये है लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक या एक्सीडेंट, लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक और लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल मतलब सर अनअवॉइडेबल, अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, मिस्टेक या एक्सीडेंट या फिर विकेरियस लायबिलिटी। विकेरियस लायबिलिटी को मैं अगले सेशन में डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको समझा दूं थोड़ा सा। विकेरियस लायबिलिटी का मतलब है व्हेन टॉर्ट इज कमिटेड बाय अनदर पर्सन। एग्जांपल आपने पार्टनरशिप में पार्टनर सुना है ना, एक पार्टनर जो करता है उसके लिए दूसरा पार्टनर भी लायबल होता है। क्लियर है? ऐसे ही आपने देखा होगा मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। क्लियर है? तो ये एग्जांपल मैं विकेरियस में डिस्कस करूंगा जहां पर ये होगा कि एक्ट किसी और ने किया, टॉर्ट कमिट किसी और ने किया, लेकिन उसकी लायबिलिटी डिपेंडेंट मतलब उस पर्सन दूसरे पर्सन पे आ जाएगी ड्यू टू द रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे भी एग्जांपल लिए। सो अभी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं उसे ध्यान समझते हैं। तो मैंने बताया आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब एक सिंपल वर्ड में समझ लो,
नो फॉल्ट बट स्टिल यू आर लायबल, गलती नहीं करी है लेकिन गुनहगार बन गए हो। अब ये देखो, इसे ऐसे ही नहीं समझ सकते। देखो रिलायंस एंड फ्लेजर के केस में भी तीन खास बातों का ध्यान दिया गया, तभी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एप्लीकेबल होती है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, वो तीन बातें क्या है, ध्यान से जाइएगा, स्क्रीन पे भी शो होता रहेगा, सबके साथ देखिएगा। पहला, अगर हम बात को समझें तो जिसे मैंने नाम दे रखा है डीईपी, जी डीईपी मैंने नाम दे रखा है। डी का मतलब यहां पर जो मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुन जाएंगे, एक एक वर्ड को ध्यान से यहां अपने माइंड में सेट कर जाएंगे, इन्हें समझिएगा, आई गारंटी भूलेंगे नहीं। डी का मतलब यहाँ पे डेंजरस, ठीक है, डेंजरस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्क्रीन पे आपको शो होता रहेगा साइड में। डेंजरस, यहां पर है स्केप, यहां पर है प्राइमा फेसी लायबिलिटी। जी ध्यान समझिएगा, डेंजरस थिंग, ये क्या है, डेंजरस थिंग, डेंजरस थिंग प्लस स्केप प्लस प्राइमरी फेसी लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के रूल को अप्लाई करने के लिए तीन बातों का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई नहीं होती है। डेंजरस थिंग का मतलब है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। सर क्या, हाँ, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, ऐसी चीज जो कि देखिए आप समझिएगा, नॉन नेचुरल यूज जहां है वहां ये अप्लाई नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए, जैसे रिलायंस एंड फ्लेजर केस में ऑब्जर्व किया गया, जो रिजर्वा बनाया गया वो क्या था, एक नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, पहला बात। दूसरा उसमें क्या आया, प्लस स्केप, स्केप का मतलब गलती है, अच्छा भले उस पर डिपेंडेंट गलती हो ना हो, लेकिन वो स्केप हुआ और उससे क्या हुआ, दूसरी पार्टी को नुकसान। ठीक है, तो पहला क्या करें कि डेंजरस थिंग, अब डेंजरस थिंग क्या हो सकती है, जो कि नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है। सर नेचुरल यूज ऑफ लैंड क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, अक्सर गलती कर देते हैं। नेचुरल यूज ऑफ लैंड, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करा रखा है आपने, नेचुरल यूज ऑफ लैंड। वाटर पाइप इंस्टॉलेशन करा रहे हैं, नेचुरल यूज ऑफ लैंड। प्लांट्स आपने ट्री लगाए हैं घर में, प्लांट्स लगा रखे हैं, नेचुरल यूज ऑफ लैंड। ठीक है, बट द प्रोवाइडेड दैट ये जो काम कर रहे हैं ना विद कॉशंस किए और विद नॉलेज, क्योंकि भाई ये आप जो भी सब्सटेंस अब यूज कर रहे हैं, जो भी नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, वो विद इन द प्रीमाइसेस हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जांपल दें, हम समझेंगे कि पहले क्या करें, डेंजरस थिंग, कोई भी डेंजरस थिंग है, ठीक है, जो कि नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड हो गया, प्लस क्या हो गया, स्केप, वो निकल गई हो किसी भी तरीके से जिससे नुकसान हो गया उसको, प्लेंटिफ को। ठीक है, एंड थर्ड प्राइमा फेसी लायबिलिटी, जैसे कि रेंट और फ्लेजर केस में आपने देखा कि भले ही काम तो किया था इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर्स ने, लेकिन लायबिलिटी किसकी बनी, डिपेंडेंट की, मतलब एक्चुअल पर्सन की, जो कि उस प्रीमाइसेस को यूटिलाइज कर रहा है। सिंपल एकदम, बात पकड़ मारा है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को अप्लाई करने के लिए हमको तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला हमने बोला डेंजरस थिंग, दूसरा यहां बात आएगा स्केप, और तीसरा प्राइमा फेसी लायबिलिटी। कुछ केसेस हैं समझाने के लिए, तौर पे एग्जांपल देता हूं फटाफट से ताकि आप समझ जाएं। देखिए क्या हुआ, एक इंसान ने अपने घर में कुछ पॉइजनस ट्री लगा रखे थे, पॉइजनस ट्री, ठीक है, और पास वाले घर का एक इंसान जो कि उनके कुछ हॉर्सेस थे, वो हॉर्सेस उनके घर में आ गए। कभी कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी जिसमें कैमल भी आ गया, ठीक है, समझाने के लिए बोल रहे हैं। वो आकर उनके घर में वो पॉइजनस ट्री, वो कैमल नहीं या फिर हॉर्स ने आके खा लिया। क्या सर इसमें लायबिलिटी बनेगी? नहीं जी, कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। आप देखिएगा भले डेंजरस थिंग है पर स्केप नहीं हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि अगर मान लीजिए, मैंने अपने बच्चों को ऊपर समझाया ये बात कि अगर कोई ट्री जो कि उस प्रीमाइसेस से बाहर जा रहा है, वो पॉइजनस ट्री जो प्रीमाइसेस से बाहर जा रहा है और उसको किसी जानवर ने खा लिया, उससे उसकी डेथ हो गया, तो क्या लायबिलिटी बनेगी? आंसर इज स्केप। अप्लाई कर रहे हो, देखो स्केप बाहर निकल रहा है, क्लियर है। सो यहाँ और भी केसेस हैं, अब समझो, मतलब यहां हम जब कह रहे हैं कि कोई भी डेंजरस थिंग, और डेंजरस थिंग को किस तरह से पता लगाया जाएगा, हम कहेंगे जहां पे भी नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होगा वो हो जाएगी डेंजरस थिंग। सिंपल है। नेचुरल यूज ऑफ लैंड के मैंने कुछ एग्जांपल्स अभी भी आपको बताए हैं, ठीक है। नाउ अब पॉइंट आउट करते हैं हम लोग कुछ और बातों को भी। यहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एग्जाम्पल में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, मतलब कहां स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वन देखिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर इसी को उल्टा कर दो, नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, मतलब सर डैमेज तो हुआ बट ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड। कैसे डैमेज हो? जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पॉइजनस ट्री है, डेंजरस है, बट वो एस्केप नहीं हुए, वो विद इन द प्रीमाइसेस हैं,
तो ये जो अब सोचने वाली बात है सर, डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड, हाँ अभी जमीन पर कोई जंगली पौधा उगाता है, ये अपने आप उगाना, ये मेरे वजह से तो नहीं उगा ना, तो आप सोचो नेचुरल जमीन इस तरह के पौधे अगर पैदा कर रही है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट मैंने पहले बता दिया कि वो अगर जंगली पौधे अगर बाहर निकलते हैं तो फिर आप लेवल हो रहे हैं। क्लियर है? तो पहले यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है याद कर लीजिए फटाक से। फर्स्ट एक्सेप्शन इज नेचुरल यूज ऑफ लैंड, डैमेजेस ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड, फर्स्ट। क्लियर है? सेकंड है कंसेंट ऑफ प्लेंटिव। कंसेंट ऑफ प्लेंटिव, कंसेंट ऑफ प्लेंटिव का मीनिंग समझिएगा ध्यान से। देखिए इसके एक एग्जांपल समझिएगा। आप मान लीजिए एक बिल्डिंग बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से पहले मान लीजिए आपने एक फाउंडेशन बनाने के लिए गड्ढा खोदा, ठीक है, उसके पास एक बिल्डिंग है। अब आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूंगा, आप लोग जानते होंगे, जब आप फाउंडेशन खोदते हैं और उसके घर के पास मान लीजिए बिल्डिंग के पास में इधर यहाँ डिगिंग की जा रही है, गड्ढा खोद रहा है, किस लिए गड्ढा खोद रहे हैं? फाउंडेशन के लिए, ठीक है। आपको पता है इस बिल्डिंग को बहुत ज्यादा डेंजर में, बिकॉज यहाँ पे जब डिगिंग करेंगे तो बिल्डिंग सबसे डाउन गिर सकता है, कोलैप्स हो सकती है बिल्डिंग। तो क्या होता है बेसिकली जनरली प्रैक्टिस क्या है कि जब भी कोई इंसान ऐसा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो पास वाले उस प्रॉपर्टी के ऑनर से परमिशन ले लेता है। अब मान लीजिएगा कंसेंट दे दिया सामने वाली बिल्डिंग के पार्टी ने, जिसकी वो बिल्डिंग पास में थी, जिसके पास में आप फाउंडेशन बना रहे हैं, अगर उसने परमिशन ले दिया तो याद रखिएगा कोई भी लॉसेस होते हैं तब उसमें लायबिलिटी, सिर्फ लायबिलिटी ऑफ दैट अप्लाई नहीं होता है। तो दूसरा बात कहता है कंसेंट ऑफ द प्लांटिव। कोई भी चीज सब्सटेंस जो भी डिपेंडेंट की प्रॉपर्टी पे आया है वो कंसेंट आया विद द कंसेंट ऑफ प्लांटिव, ठीक है। तो पहला कहते हैं डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड, सेकंड कंसेंट ऑफ द प्लांटिव, क्लियर। थर्ड एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अब अभी मान लीजिएगा एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी होने पे क्या है कि प्लेंटिव को जो नुकसान हुआ ना उसमें डिपेंडेंट का कोई रोल नहीं, मतलब एक स्ट्रेंजर है। अब स्ट्रेंजर का मतलब एग्जांपल समझिएगा, एक घर में मान लीजिएगा एक आदमी एक घर में कूद के आ गया, चोरी करने के लिए आया मान लीजिएगा, ठीक है, और उसने गलती से डिपेंडेंट घर से कोई आइटम इस्तेमाल किया प्लेंटिव घर में एंटर होने के लिए, जिससे प्लेंटिव का नुकसान हो गया। अब आप ध्यान से देखें, जिस इंसान जो चोरी करने आया वो डिपेंडेंट घर कोई भी ऐसा आइटम यूज कर रहा है जिससे प्लेंटिव का नुकसान हो रहा है। जैसे मान लीजिए लेटर इस्तेमाल किया, जिससे वो चोरी तो नहीं कर पाया, लेकिन लेटर इस्तेमाल करने से, डिपेंडेंट के लेटर इस्तेमाल करने से वो वहां पर प्लेंटिव की बिल्डिंग को कोई नुकसान पहुंचा देता है बाय मिस्टेक। तो इसमें डिपेंडेंट का तो कोई रोल नहीं है। मतलब जब एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी होगा जिसमें स्ट्रेंजर इन्वॉल्व हो गया, जिसमें किसी डिपेंडेंट का भी कोई लेना देना नहीं है, क्लियर, ना ही वो डिपेंडेंट कोई रिलेशनशिप है, रिलेशन मतलब ना वो उसका कोई पार्टनर है, ना कोई उसका सर्वेंट है, ना वो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में भी, ये प्रिंसिपल एजेंट का केस है, ठीक है, ऐसे केसेस में भी हम बोलेंगे एग्जाम्पशन मिल जाएगी। एग्जाम्पशन क्यों मिल जाएगी? रीजन ये है कि जो एक्ट है वो थर्ड पार्टी को स्ट्रेंजर का है, जिसमें डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा, क्लियर है। या फिर हम बात करें एक्ट ऑफ गॉड। आपने एक्ट ऑफ गॉड का नाम सुनते हैं, होप याद होगा, वो माय गॉड मूवी है, तो उसके ऊपर एक कंसेप्ट बना हुआ है। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब तो देखिए जो ऐसी चीजें जो कि ह्यूमन कंट्रोल के बियॉन्ड है। एग्जांपल, अभी इसमें एक केस है, सुनिएगा। एक इंसान ने अपना वाटर टैंक बहुत शानदार तरह से बनाया, ठीक है, लेकिन और उसने ये भी देखा कि भाई बहुत ज्यादा अगर रेन होगा तब भी वो उसे सर्वाइव कर पाएगा वो वाटर टैंक, ठीक है। बट हैवी रेन होने की वजह से वो वाटर जो ओवरफ्लो होकर नेबर के घर चला गया। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे ये एक्ट ऑफ गॉड है, मतलब ऐसी चीजें जो बियॉन्ड ऑफ ह्यूमन कंट्रोल होंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अर्थक्वेक आया, ठीक है, और बिल्डिंग जो था, एक बिल्डिंग गिर के दूसरी बिल्डिंग में चला गया, या किसी घर का पेड़ जो कि अच्छा खासा पोजीशन में था, ठीक है, और वो रीजनेबल केयर किया हुआ था, फिर भी अर्थक्वेक की वजह से या फ्लड की वजह से वो पेड़ गिर के नेबर का बिल्डिंग गिर गया। ऐसे केसेस में ह्यूमन कंट्रोल नहीं था, मैंने पहले बता दिया आपको, लेकिन उसे रीजनेबल केयर पहले किया हो, क्लियर है। सो पहले बताया था आपको जल्दी से, फर्स्ट डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड, सेकेंड कंसेंट ऑफ द प्लेंटिव, थर्ड एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, फोर्थ एक्ट ऑफ गॉड, फिफ्थ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब जब कोई पब्लिक बॉडीज अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं और रीजनेबल केयर के साथ में, विदाउट एनी नेग्लिजेंस, तब वो भी एग्जाम्पल हो जाती हैं। पब्लिक बॉडीज क्या है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम वाटर लाइन सेट करनी है, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी पोल करने लगाने हैं, ठीक है, इंस्टॉलेशन होगी, तो ये जो पब्लिक बॉडीज है अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। इस फंक्शन को परफॉर्म करते हुए रोड बनाई जा रही है, ठीक है, ये पब्लिक बॉडीज रोड बना रही है। अब ये विदाउट एनी नेग्लिजेंस अगर इनसे किसी को नुकसान पहुंचता है तो ये लायबल नहीं होती है। तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज,
क्लियर है? एंड लास्ट वन, अब जो स्केप हुआ ना, यहाँ पे यूज करते स्केप, जो भी नुकसान हुआ, जो स्केप हुआ, जो भी थिंग थी, स्केप ड्यू टू द डिफॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ, स्केप जो हुआ उसमें गलती किसका था? प्लेंटिफ खुद का। तो ऐसी चीजों में भी एग्जम्पशन मिल जाता है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में हमने याद रखना है तीन चीजें अगर है तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई होगा। क्या? डेंजरस थिंग मींस नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, सेकंड है स्केप, थर्ड इज प्राइमरी लायबिलिटी। नाउ एज आई सेड कि हमने इसके एक्सेप्शंस भी कुछ डिस्कस किए जहां पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं बनती। साथ के साथ यहाँ पे समझना जरूरी होगा कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के साथ साथ हम ये समझेंगे कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी। आप लोगों ने ऐसा सुना होगा, जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं अपने एनवायरमेंटल लॉस पढ़े होंगे, तो वहां पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस करके एक चैप्टर भी है, वहां पे भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। एक बहुत ही रिनाउंड केस है, बहुत ही फेमस केस रहा है। आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला कांड जरूर सुना होगा, उसमें यही हुआ था, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। उस केस में यही हुआ कि समझना, जो भी कहीं भी ऐसी एंटरप्राइजेस जो कि हेरेजस एक्टिविटीज कर रही है, हेरेजस मतलब होता है डेंजरस, ऑलराइट, तो ऐसी एक्टिविटी कर रही हैं वो अपने प्रेमाइसेस में प्लस प्रेमाइसेस के अराउंडिंग सराउंडिंग कोई भी अगर डेंजर होगा या कोई भी किसी को नुकसान होगा तो उसके लिए वो लायबल हो जाएंगे, चाहे उनकी, आप समझ रहे हैं ना, चाहे उनकी मतलब चाहे उन्होंने गलती किया हो नहीं किया हो। क्या हुआ था समझेगा, जैसे एग्जांपल लेकर सकते हैं, कोई केमिकल फैक्ट्री है, अब केमिकल फैक्ट्री की वहां मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अब कोई भी गलती हो या नहीं हो, समझना, गलती हो या नहीं हो, अगर केमिकल फैक्ट्री में कोई भी ऐसा डेंजर ऑकर हुआ जिसकी वजह से उसके वर्कर्स या आसपास की सिटी, मतलब आसपास का एरिया, फैक्ट्री के आसपास का एरिया इम्पैक्ट होता है, लोगों को नुकसान होता है, तो याद रखिएगा इसमें एंटरप्राइजेस लायबल हो जाएंगे। अब सर क्या डिफरेंस आएगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी में? बहुत सिंपल सा डिफरेंस आप समझे तो देखिए, एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है वो स्पेसिफिकली अप्लाई होती है एंटरप्राइजेस पे, ठीक है, वो कहां अप्लाई होती है? एंटरप्राइजेस पे। प्लस एंटरप्राइजेस किसमें एंगेज है? हैजर्डस एक्टिविटी में, कोई डेंजरस एक्टिविटी के अंदर। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं लगेगा। मतलब सर एक्ट ऑफ गॉड से कोई लेना नहीं, उनको स्टैच्यूटरी अथॉरिटी से कोई लेना नहीं, मतलब कोई भी एक्सेप्शन एग्जैक्टली कोई प्रोवाइडेड नहीं किया गया है इसके अंदर एब्सोल्यूट लायबिलिटी में। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी में मतलब क्या है? देखिए अभी मैं आप क्या बोल रहा हूं कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंदर यही कंसेप्ट है कि जो एंटरप्राइजेस हैं अगर वो कोई भी हैजर्डस एक्टिविटी कर रही हैं तो उन्हें इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, प्लस उनकी लायबिलिटी जिसे हम बोलते हैं नो फॉल्ट लायबिलिटी। ये कंसेप्ट भी क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। इसको मैं अगर क्लियर कर दूं थोड़ा सा, तो ये पुराने ईसीएस एग्जीक्यूटिव के ओल्ड सिलेबस में इसे हम ईसीएल में पढ़ते हैं, जहां हम एनवायरमेंटल लॉस पढ़ते हैं, ठीक है। और न्यू सिलेबस के अंदर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज के अंदर इसको पढ़ने को मिलता है कंप्लायंस के अंदर, जिसमें बोलते हैं पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस, जहां पर कोई भी एंटरप्राइजेस अगर हैजर्डस सब्सटेंस या हैजर्डस एक्टिविटी में एंगेज होती है, दे हैव टू ऑब्टेन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इसी को यहाँ कंसेप्ट बोलते हैं कि भैया आपकी चाहे गलती हो या नहीं हो, आपको देना पड़ेगा, कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। तो ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में डिफरेंस क्या था? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई होती है पर्सन्स पे, एब्सोल्यूट लायबिलिटी अप्लाई होती है एंटरप्राइजेस पे। क्लियर है? आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है आपको, योर क्वेरीज आर ऑलवेज इनवाइटेड इन द कमेंट बॉक्स, ऑलराइट। सो कीजिएगा, क्वेरीज पूछ लीजिएगा, कोई भी डाउट हो, ठीक है ना। फर्दर बहुत जल्दी धीरे धीरे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस रेडी किए जा रहे हैं। सीएसईटी के लिए मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रेडी कर ही रहा हूं एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्लियर। और प्री एग्जामिनेशन, क्योंकि सीएस एग्जीक्यूटिव की प्री एग्जामिनेशन के लिए भी एग्जीक्यूटिव टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी आप लोगों के लिए बहुत जल्दी प्रिपेयर हो रहे हैं। फर्दर मुझे बहुत खुशी है कि हमारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो मानसी हो, शिल्पा हो, सोनम हो, प्रगति हो, शुभम हो, हिमानी हो, खुशी हो, ठीक है, ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और भी कुछ नए स्टूडेंट्स अभी एड हुए, जैसे अमित है और शिवा है कोई, ठीक है, कोई मतलब से उनका नाम है। सो ये लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो याद रखिएगा टेस्ट आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से टेस्ट का टाइम करते रहिएगा। टेस्ट बार बार आपके लिए आ रहे हैं और आप ही के लिए आ रहे हैं। टेस्ट ही ऐसी चीज है जो आपको रैंक में लाके खड़ा करेगा, आपकी नॉलेज को एक्चुअली इंप्रूव करेगा, ऑलराइट। सो देखते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।